हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में। मैं आज की वीडियो में आपको ये जो चीज बताने जा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जो इसका यूज होता है अलग अलग सिचुएशंस में मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो आपको इस ऑप्शन का यूज बताने जा रहा हूँ आज से पहले आपने इसका यूज कभी नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस ऑप्शन का यूज किस वर्क में आता है। तो जैसे जब भी आप लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं उसके ऊपर आपको चार्जेस लगती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोरियर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, इस तरीके की कई प्रकार की चार्जेस आपको लगती है गुड्स को परचेज करने टाइम। तो अगर आप चाहते हैं टैली में कि जो भी चार्जेस आपको परचेज के दौरान लगी है आपके गुड्स के ऊपर, वो आपका जब आप एंट्री पास करें परचेज की तो वो जो भी चार्जेस हो वो आपकी स्टॉक की वैल्यू में ऐड हो जाए, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में वो जो चार्जेस हैं वो ऐड हो जाए। तो फ्रेंड्स उन्हीं चार्जेस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है जो अभी मैंने बताया, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट नॉलेज हो जाए और आप अपनी जो प्रैक्टिकल बिजनेस में जो भी आप वर्क करते हैं टैली में वो आप इजीली कर पाए, तो सिचुएशन में इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपना सबसे पहला केस समझाने जा रहा हूं इस टॉपिक को लेते हुए, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको एक्सेल शीट में रिफ्लेक्ट तो हो रहा होगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने एक्सेल शीट में सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए इस तरीके से बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपने किसी क्रेडिटर या सप्लायर को माल परचेज करने के लिए ऑर्डर देते हैं तो आपको पता है कि मार्केट में अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ आपको जो आपके सप्लायर हैं वो आपको एफओआर माल देंगे, यानी आपके गोडाउन तक माल पहुंचा कर देंगे, आपकी सिटी तक माल पहुंचा कर देंगे। उसके ऊपर जो भी उनका खर्च आएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो, कोरियर चार्जेस हो, पैकिंग चार्जेस हो, वो आपको आइटम का जब रेट कोड करते हैं उसके अंदर ही वो इंक्लूड करके चलते हैं। तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आप जो भी एंट्री करेंगे टैली में वो सिंपल एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो भी एक्सपेंस है वो रेट के अंदर इंक्लूडेड है। मैं यहां पर इसकी बात नहीं करूंगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, जहां पर जो सप्लायर है वो क्या करता है कि आपका जो भी चार्जेस है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया, कोरियर चार्जेस हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, वो आपको बिल पर लगा कर देता है। मानकर चलिए उसने ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल बुक भी कर दिया, आपका पेमेंट सप्लायर ने कर दी है, लेकिन वो करता क्या है कि जो चार्जेस है वो आपको बिल में लगा कर देता है। तो उस सिचुएशन में आपको टैली में एंट्री कैसे करनी है, तो यहां पर हम उसी केस की बात करेंगे। जैसे देखिए यहां पर एक आइटम है, आइटम 1, 100 पीस क्वांटिटी है, 100 रुपए के रेट से है, टोटल वैल्यू 1000 रुपए हो गई। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे सप्लायर ने पे की है 100 रुपए, जो कि उसने बिल में लगा दी है। और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लग गई है, टैक्स आपकी टोटल 1100 पे लगी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर ये इंटर स्टेट का मैटर होता तो आईजीएसटी लग जाती। टोटल इनवॉइस की वैल्यू है 1232 रुपए, जो कि मुझे अपने सप्लायर को पे करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं आपके नॉलेज पर्पस के लिए, कि अगर आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन कभी भी आती है, चाहे वो आप खुद करते हो या आपका सप्लायर करता हो, तो उस सिचुएशन में जीएसटी लॉ में सेक्शन 8 में ये कंपोजिट सप्लाई होती है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि कंपोजिट सप्लाई होती क्या है। और जैसा कि आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस 100 रुपए है इसके ऊपर भी हमारी जीएसटी कैलकुलेट हो रही है। क्यों हो रही है ये अब मैं आपको बताऊंगा, और किस रेट से हो रही है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये सारी सिचुएशन कंपोजिट सप्लाई में आती है। सबसे पहली बात यहां पर देखिए कंपोजिट सप्लाई में क्यों आती है वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपका सप्लायर है वो आपको क्या सेल कर रहा है, वो आपको ये आइटम सेल कर रहा है, इस आइटम का जो भी नाम हो ये आइटम सेल कर रहा है, जिसके कारण उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे की है। और क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे की है तो उसने बिल में ऐड कर दी है। अगर मानकर चलिए वो जो आपका सप्लायर है वो आपको ये आइटम सेल ही नहीं करता, तो क्या वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करता? और अगर वो पे नहीं करता तो क्या वो आपसे डिमांड करता बिल के अंदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस की? तो इस केस में ये जो आपका आइटम है ये आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है। और यहां पर क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसे ही मेन सप्लाई माना जाता है, और उसके बाद जो भी आप सर्विसेज ऐड करते हैं नीचे में उसके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होता है वही एप्लीकेबल होता है।
अगर आइटम अलग अलग जीएसटी रेट के भी होंगे तो भी उस सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट चार्जेस की जो आप सेटिंग कर देंगे टैली में, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगी इस वैल्यू के ऊपर भी, और यहाँ पर उसी के हिसाब से रेट लग जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर एक बार समराइज्ड वे में बता देता हूँ कि जब भी आप गुड्स के साथ सर्विस सप्लाई करते हैं अपने रिसिपिएंट को, अगर वहां पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो आपकी गुड्स है, तो जो भी आप सर्विस सप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा वो वो वाला जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा जो आपके गुड्स के ऊपर है। जो भी आपके गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट है वही एप्लीकेबल होगा आपकी सर्विस के ऊपर, भले जीएसटी लॉ के अंदर उस सर्विस के ऊपर कोई भी जीएसटी रेट हो। जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर आपको पता होगा कि अगर एक जीटी आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है तो उस केस में आरसीएम में 5% लगता है जीएसटी रेट, जो कि आपको रिसिपेंट को पे करना होता है या जिसने मतलब ट्रांसपोर्ट को पैसे दिए होते हैं उसे पे करना होता है। या ट्रांसपोर्ट अगर फॉरवर्ड चार्ज में लगाता है तो 12% लगाता है। कोरियर चार्ज में 18% जीएसटी है। अगर मानकर चलिए आपके सप्लायर ने आपको किसी मैजिक या पिकअप से माल भेज दिया जो कि जीटीए नहीं है, तो उस केस में वहां पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उसने इन सारी चार्जेस में से कोई भी चार्जेस बिल में जोड़ दी है और सप्लायर ने पे किया है उसे, तो उस केस में जो भी गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट होगा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, भले जीएसटी के अंदर उसके ऊपर कोई भी जीएसटी रेट हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने यहाँ पर एग्जांपल समझ लिया है कि आपका सप्लायर आपको माल भेज रहा है, उसमें उसने बिल में ही ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड कर दी है, या इसके अलावा जो भी चार्जेस ऐड कर दिए उसके ऊपर फिर जीएसटी उस चार्जेस के ऊपर भी लगी है, और जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो आपको अपने सप्लायर को देनी है। तो इस केस में जो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस एडिशनली लगी है आपको, और आप चाहते हैं कि ये जो चार्जेस है वो मेरे आइटम के जो रेट है उसके अंदर ऐड हो जाए, और हमें जो हमारी स्टॉक समरी है उसमें हमारा आइटम का जो रेट है वो इंक्रीज होकर दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पर ये आइटम आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, 100 रुपए में दिखाई दे रहा है पर पीस। अगर ये चार्जेस इस आइटम के रेट में ऐड हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी हमारी 100 है, तो उस केस में प्रत्येक पीस के ऊपर 1 रुपए ऐड हो जाएगा, यानी इस आइटम की जो रेट है हमारी स्टॉक समरी में 101 रुपए दिखाई दे। तो उस केस में आप कैसे टैली में एंट्री करेंगे, तो वो अब आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स, टैली के अंदर स्टॉक आइटम में एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने के लिए 3 जगह पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, अलग अलग तीनों जगह पे ऑप्शंस रहते हैं। किनका क्या यूज होता है और कब किसे यूज करना है, अब आप लोग ये समझिएगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है वो हमारा रहता है F11 यानी फीचर्स के अंदर। आप देख सकते हैं जिसका शॉर्टकट की है F11। इस पर क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए परचेज मैनेजमेंट, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस ऑप्शन को कब यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो आपकी परचेज की एंट्री है टैली में, अगर वो आइटम इनवॉइस मोड में करते हैं, अगर आप टैली यूज करते हैं तो आपको पता होगा टैली में आइटम इनवॉइस मोड रहता है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड रहता है, वाउचर मोड रहता है। अगर आप परचेज की एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में करते हैं टैली में, तो उस केस में ये ऑप्शन आपका यस रहे या नो रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। उस सिचुएशन में आपका इस ऑप्शन का यूज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, चाहे ये ऑप्शन यस रहे या नो रहे। लेकिन इस ऑप्शन का यूज तब कब आएगा, क्यों टैली ने इस ऑप्शन को दिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप परचेज की एंट्री वाउचर मोड में करेंगे तब उस सिचुएशन में इस ऑप्शन का यूज आता है। इस ऑप्शन को आप यस करके जाएंगे तभी आपका जो भी कॉस्ट होगा वो आपके स्टॉक आइटम की वैल्यू में ऐड हो पाएगा। तो ध्यान से एक बार वापस से सुन लीजिए, जब भी आप परचेज की एंट्री इनवॉइस मोड में करेंगे उस सिचुएशन में आपका ये ऑप्शन यस रहे या नो रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, इस ऑप्शन का यूज वहां पर नहीं आता है। लेकिन जब आप परचेज की एंट्री वाउचर मोड में करेंगे तब ये ऑप्शन यस होना चाहिए, तभी आप अपनी जो भी एडिशनल कॉस्ट है उसे आप अपने स्टॉक आइटम की वैल्यू में ऐड कर पाएंगे। तो आप समझ गए, तो मैं इस ऑप्शन को यस कर देता हूं। किस लिए मैं यस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं परचेज की एंट्री आइटम मोड में करूंगा तो वहां पर यस रहे या नो रहे मुझे ऑप्शन काम आने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन में चाहिए यस रहे या नो रहे, मुझे जब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो मैं यस ही कर देता हूं। एक दूसरी बात, मैंने यहां पर ये यस किया क्यों, क्योंकि अब मैं आपको यहां पर 2 तरीके की एंट्री दिखाऊंगा टैली के अंदर। एक एंट्री दिखाऊंगा परचेज की आइटम इनवॉइस मोड में, दूसरी एंट्री दिखाऊंगा वाउचर मोड में। तो क्योंकि मैं वाउचर मोड में भी आपको एंट्री दिखाऊंगा इसीलिए मैं यहां पर इसे यस करके जा रहा हूं, ताकि मैं आपको जब दिखाऊं तो वापस से मुझे इस ऑप्शन को आकर यस करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी एंट्री कर रहा हूँ टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.6.2 इसमें कर रहा हूँ, अभी तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए,
दूसरा ऑप्शन कहाँ रहता है, गेटवे ऑफ टैली में जब आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे, यहाँ पर अल्टर में जाकर आप देख सकते हैं या क्रिएट में भी जाकर देख सकते हैं। मैं अल्टर में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रुप्स बने रहते हैं टैली के, मैं उसी में दिखा रहा हूँ। आप देखिए परचेज का जो अकाउंट का ग्रुप रहता है, इसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर सकते हैं। तब उस सिचुएशन में क्या है कि जो भी लेजर आप इस ग्रुप के अंडर बनाएंगे, जो भी लेजर आप इस ग्रुप के अंडर बनाएंगे, अगर आपका ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ऑन रहेगा, तो उस केस में जो भी आपका एडिशनल कॉस्ट होगा वो आपके स्टॉक वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल नॉट एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है वैल्यू लेना, इसीलिए हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी पर्सन को देखेंगे जो लोग टैली यूज करते हैं, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि वो लोग जब भी अपने स्टॉक आइटम की वैल्यू में एडिशनल कॉस्ट को ऐड करना चाहेंगे, तो वहां पर इस ऑप्शन का ही यूज करेंगे, यानी ग्रुप के अंदर जो ये ऑप्शन आपको दिया रहता है इसका ही यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं हमारा एक और ग्रुप होता है डायरेक्ट एक्सपेंस का। कई लोग जो लेजर बनाते हैं एक्सपेंसेस के, जो कि परचेज के समय हमें जो एक्सपेंस होता है उसका जो लेजर बनाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। कई लोग उसे परचेज अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। तो उस सिचुएशन में आप जिसके अंदर भी रखते हैं, मानकर चलिए आप जो लेजर बनाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके परचेज के टाइम, उसका जो लेजर बनाते हैं, अगर आप उसका ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आके आपको ये काम करना होगा। यानी यहां पर इसे आपको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी आपको अपने अनुसार चूज करना होगा, ठीक है। और अगर मानकर चलिए आप परचेज अकाउंट में रखते हैं लेजर को एक्सपेंसेस के, तो उस सिचुएशन में परचेज अकाउंट के लेजर में आपको ये काम करना होगा, सॉरी ग्रुप में ये काम करना होगा। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ग्रुप में जाकर इस तरीके से वहां पर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप है या परचेज का ग्रुप है, उसके अंदर जाकर उस अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या क्वांटिटी को चूज करेंगे, वो आप लेजर के अंदर भी जाकर कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कोई आप लेजर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कीजिए ए लिखता हूं, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैं इसे रखना चाहता हूँ, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ एंटर, तो हमारा ग्रुप ओपन हो जाता है। हम चाहे तो यहां से भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जाकर ग्रुप के अंदर ही चेंज करेंगे, हम लेजर बनाते टाइम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो अभी मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए टैली के, एक बताया कि फीचर के अंदर होता है, एक बताया ग्रुप के अंदर होता है। एक हमारा ऑलरेडी लेजर के अंदर भी होता है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे मानकर चलिए F12 यानी कॉन्फ़िग, जब आप लेजर के अंदर आएंगे क्रिएट के अंदर, तो F12 कॉन्फ़िग मिलेगा। वहां पर आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा अलाउ मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, इसे यस कर देंगे। यस करने से क्या होगा आप देखिए, यहां पर लेजर में ही आपको ये ऑप्शन मिल गया मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। यहां पर भी आप चाहें तो क्वांटिटी या वैल्यू करके चूज कर सकते हैं। उससे क्या है, न तो आपको ग्रुप में ऐसा करना पड़ेगा, न फीचर में जाकर उस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लेजर के अनुसार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि टैली ने एक ही काम को करने के लिए तीन अलग अलग जगह पर ऑप्शंस क्यों दिए हैं। तो मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि F11 फीचर में जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इन्वेंट्री फीचर के अंदर, वो ऑप्शन का यूज तब आएगा जब आप परचेज की एंट्री वाउचर मोड में करेंगे, ठीक है। उस टाइम पर आपके ये सारे ऑप्शंस काम नहीं आएंगे, ना तो ग्रुप वाला ऑप्शन काम आएगा ना लेजर वाला, ठीक है। इसलिए टैली ने वो फीचर वहां दिया है। अब रही बात कि यहां पर लेजर के अंदर ये ऑप्शन क्यों दिया है और ग्रुप के अंदर ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है, तो आप सुन लीजिए। जैसे मानकर चलिए अगर आप ग्रुप के अंदर उस ऑप्शन को यस कर देते हैं, यस करने का मतलब कि लिस्ट ऑफ एलोकेशन मेथड में नॉट एप्लीकेबल को हटाकर एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या वैल्यू में से कोई भी एक चूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो भी लेजर बनाएंगे उस ग्रुप के अंडर, आप जो भी लेजर बनाएंगे उस ग्रुप के अंडर, वो मेथड सब लेजर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कई लोग चाहते हैं कि ये जो मेथड है हमारा सब लेजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो, तो उस केस में वो लोग ग्रुप के अंदर इस ऑप्शन को मतलब इनेबल नहीं करके लेजर्स के अंदर इनेबल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, स्पेसिफिक उसी लेजर में ये मेथड एप्लीकेबल होता है जिस लेजर में आपने इसे सेलेक्ट किया है, यानी नॉट एप्लीकेबल हटाकर अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या क्वांटिटी चूज किया है। आप समझ गए। ग्रुप में करेंगे तो जितने भी लेजर उस ग्रुप के अंदर बनेंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेजर में करने का मतलब है स्पेसिफिक, आप सिर्फ उसी लेजर में ये ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जिनको जैसा
फीचर यूज करना है, जिनको जैसी अकाउंटिंग करनी है उस पर्पज के लिए टैली ने अलग अलग जगह पे ये ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मल वे में जो हमारा ग्रुप के अंदर ऑप्शन रहता है उसे इनेबल करना ही सही रहता है, न कि लेजर में इनेबल करना सही रहता है। वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं अब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, पहला जो हमने केस लिया है उसमें मैंने क्या बोला कि सप्लायर से आपने माल परचेज किया यानी उसे ऑर्डर दिया, और सप्लायर ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को खुद से पेमेंट की है यानी पेडबिलिटी बनाई है, और उसने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो आपको बिल में ऐड कर दी है। ठीक है, या इसी तरीके से मानकर चलिए उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिल में ऐड नहीं किए, पैकिंग चार्जेस बिल में ऐड की है, यानी कोई भी चार्जेस जो सप्लायर ने बिल में ऐड की है जिसके ऊपर जीएसटी लग रही है, मतलब जीएसटी आपकी एप्लीकेबल हो रही है, उस केस में जो आप लेजर बनाएंगे वहां पर ये जो लेजर के अंदर जो आपको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या क्वांटिटी का ऑप्शन है इसे वहां पर ऑन नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो आप एक बार देख लीजिए। अल्टर में हम आते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपने अगर नहीं बनाया होगा तो आप क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाकर क्रिएट में जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बनाया है इसीलिए मैं अल्टर में आके आपको दिखा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यही लेजर मैंने लिया था आपको समझाने के लिए एक्सेल सीट में, ये मैंने नाम टाइप कर लिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ठीक है, यहां पर मानकर चलिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस को खुद से भी पे करते हैं तो उस केस में आप अलग लेजर बनाना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं, तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस इन बिल, इस तरीके से नाम दे देंगे ताकि अगर आपके टैली में आप दो तीन तरीके के लेजर बनाते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस के तो आप जब एंट्री करें तो आपको सेलेक्ट करने में इजी हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैंने इस तरीके से लिखा, परचेज अकाउंट्स में रखा है, कई लोग इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रखते हैं, लेकिन मैं परचेज अकाउंट में इसलिए रखता हूं क्योंकि ये हमारा इनवॉइस के साथ ही ऐड होके आया है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुई है और टैक्सेबल वैल्यू हमारी इस चार्जेस को ऐड करने के बाद बन रही है, तो इसलिए ये हम परचेज अकाउंट में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा कंपेरिजन टू डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर है हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं, चाहे तो परचेज अकाउंट में रख सकते हैं। परचेज अकाउंट में कब रखना है, जब बिल के अंदर ही ये सारी चीजें ऐड हो और उसके ऊपर जीएसटी लग रही है तो परचेज अकाउंट में रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से पे कर रहे हैं, बिल में ये सारी जो भी चार्जेस है ऐड नहीं है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो सारी चीजें जाती है जो सेल के टाइम होती है, परचेज के टाइम जो भी आपका एक्सपेंस होता है, जो भी आप खर्चा करते हैं, यानी परचेज के ऊपर जब तक आपका माल आपके गोडाउन में नहीं पहुंच जाता है उसके ऊपर जो भी खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, न कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप आइए नीचे, जब आप इस तरीके का लेजर बनाते हैं जो कि आप जब परचेज की एंट्री करें तब आपका ये जो आप लेजर सेलेक्ट करें एंट्री टाइम उसके ऊपर जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, जो भी आपके आइटम के ऊपर जीएसटी रेट है, तो उस केस में ये जो लेजर बनता है ये आपका जीएसटी जो होती है नॉट एप्लीकेबल रहती है। इस तरीके के लेजर में जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहती है और आपके सामने ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे आपके सामने ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जीएसटी का ऑप्शन है तभी आता है जब F11 फीचर्स में स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी इनेबल हो। अब आपके सामने जब ये ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर जीएसटी चूज करना है, अप्रोप्रिएट टू में बोथ चूज करना है और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आपको बेस्ड ऑन वैल्यू चूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको क्यों बोला कि आप जो ये जो लेजर में आपको ऑप्शंस मिलता है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस, इसे नॉट एप्लीकेबल रखना है कुछ लेजर्स के अंदर, तो वो मैंने इसी लेजर को ध्यान में रखते हुए बोला है। तो देखिए, ये अगर आप यहां पर इनेबल करते हैं तो क्या होगा, मानकर चलिए आप इस लेजर के अंदर अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो देखिए आपका ये जो नीचे का ऑप्शन है, जीएसटी के नीचे जो ऑप्शन आता है जो मैंने अभी यहाँ पर इनेबल करके सेटिंग्स की थी वो डिसेबल हो जाता है, और वो डिसेबल होगा तो एंट्री टाइम इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसीलिए इस तरीके का जब भी आप लेजर बनाएंगे तो उस केस में जो ये लेजर के अंदर ऑप्शन दिया गया है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएट इन परचेज इनवॉइस, इसे आपको यहां पर इनेबल नहीं करना है, ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। इस केस में आपका जो ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएट इन परचेज इनवॉइस वो ऑन रहेगा इस तरीके के लेजर में। यहां पर हम वापस से इसे चूज कर लेते हैं। ठीक है,
अब मैं दिखाता हूं कि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी वो ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा है। देखिए, परचेज अकाउंट मैंने लिया था, इसीलिए मैंने परचेज का जो ग्रुप है उसके अंदर ही इसे यहां पर इनेबल कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एंट्री कर लेते हैं परचेज की। हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और उसके बाद हम आएंगे परचेज वाउचर में। हमारा ऑलरेडी परचेज वाउचर ओपन है, जिसकी शॉर्टकट की है F9, या यहाँ पर आप बटन बार पे क्लिक करके भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि अभी डीएक्टिवेट है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको ये क्वांटिटी का ये जो है कॉलम मिल रहा है, इसका मतलब ये आइटम इनवॉइस मोड है। अगर मैं यहाँ पर अल्ट के साथ आई प्रेस कर दूं, या ये जो आपको बटन बार पे अकाउंटिंग इनवॉइस लिख कर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूं, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कन्वर्ट हो गया परचेज का हमारा वाउचर। यहाँ पर क्वांटिटी का जो कॉलम है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दूं, या यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूं एज वाउचर पर, तो ये हमारा वाउचर मोड में कन्वर्ट हो गया। यानी अब हमारी जो एंट्री होगी डेबिट क्रेडिट के अंदर होगी। तो यहां पर ये जो एंट्री है ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे पहले आइटम इनवॉइस मोड में कैसे एंट्री करनी है वो देखेंगे। ठीक है, यहां पर मानकर चलिए आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर 1 है, और ये मैं बता दूं, ये जो यहां पर आपको डेट रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं, यहां पर वो डेट डाली जाती है जिस डेट को आपको फिजिकली गुड्स रिसीव हुआ है, वो डेट यहां पर डाल देंगे। अभी फिलहाल मैं दोनों डेट को सेम ही लेके चल रहा हूं कि मानकर चलिए मेरे ही सिटी से माल आया है, तो जिस डेट को बिलिंग हुई है उसी डेट को रिसीव हो गया है, तो उस डेट में, उस केस में तो दोनों डेट सेम होगी। अदरवाइज आपकी डेट चेंज हो सकती है। जिस डेट को फिजिकली गुड्स मिला है वो डेट यहां पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी इनवॉइस का नंबर होगा, जो भी आपको परचेज की इनवॉइस मिली है, जो कि आपके लिए परचेज इनवॉइस है, आपके सप्लायर के लिए सेल्स इनवॉइस है, उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है इनवॉइस का वो यहाँ पर डालेंगे। उस पर जो भी डेट है इनवॉइस के ऊपर वो डेट यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी पार्टी है जिससे आपने माल परचेज किया है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज का लेजर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आइटम लेता हूं, मैंने बोला था 100 पीस, 100 रुपए के रेट से 10,000 वैल्यू हो गई। ठीक है, सॉरी वहां पर मैंने सॉरी टोटल अमाउंट जो वहां पर मैंने एक्सेल सीट में लगाया था वो मैंने 1,000 रुपये लगा दिया था, गलत था वो। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हमारी ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैंने आपको बोला 100 रुपये। ठीक है, वो हम सेम ही रहने देते हैं, वो हम यहाँ पर 100 रुपये इस तरीके से टाइप कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टैक्सेस लगानी है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आपके केस में आईजीएसटी हो तो आईजीएसटी लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं टैक्स एनालिसिस। उसके लिए आप तो यहाँ पर अल्ट के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं, या ये आपको बटन बार पे टैक्स एनालिसिस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल करेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो है 10,100, और उसके ऊपर हमारी 6% यानी टोटल 12% हमारी जीएसटी कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, 606 रुपए करके। और ये जो 11,312 रुपए है ये मुझे अपने सप्लायर को पे करना है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रेट क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस आइटम का 100 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 100 रुपए की चार्जेस लगी है। अब आपको मैं ये एंट्री सेव करने के बाद दिखाता हूँ कि स्टॉक समरी में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। एक बार आप चलकर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। आइटम 1 में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 100 पीस, 101 रुपए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं 101 रुपए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट बढ़ चुका है। पीएनडल में चल के देखिए, यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक 10,100 का रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर परचेज आपको 10,100 का रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आ जाइए आप एक बार डिस्प्ले में, स्टेटसी रिपोर्ट्स में, जीएसटी जीएसटीआर 2 में आ जाइए एक बार। यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेते हैं। ये मेरी एजुकेशनल टैली, इसीलिए मैं सारी डेट नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 10,100, क्योंकि ये इनवॉइस के अंदर ही ऐड था वैल्यू ट्रांसपोर्ट चार्ज का, इसीलिए टैक्सेबल वैल्यू 10,100, और बाकी जो है हमारी टैक्स है। अंदर जाके भी आप देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा जो फर्स्ट केस है वो समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जब भी सप्लायर आपका इनवॉइस के अंदर जो भी चार्जेस ऐड करके देता है, तो उसके लेजर आप टैली में जब भी बनाएंगे तो उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस का आपको लेजर बताया। उसमें जो भी मैंने सेटिंग्स की थी वही सारी सेटिंग्स उस लेजर में भी होगी जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं अपना सेकंड केस लूंगा, जिसके अंदर जो सप्लायर है वो आपकी टू पेबिलिटी बना रहा है,
यानी जो पेमेंट करना है ट्रांसपोर्ट को या कोरियर चार्जेस की पेमेंट करनी है वो आपको खुद से करनी है, और आप चाहते हैं कि जो भी मैंने चार्जेस पे किया है वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, सेकंड केस में जाने से पहले मैं आपको एक एंट्री और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि ये जो मैंने अभी फर्स्ट केस की एंट्री की परचेज वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड में, अब वही एंट्री मैं आपको वाउचर मोड में भी करके दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरा F11 यानी फीचर्स के अंदर इन्वेंट्री फीचर में ये ऑप्शन इनेबल है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, यस है, जो कि मैंने पहले ही यस कर लिया था, जो कि मैंने बोला था कि मुझे बाद में यस ना करना पड़े। अब आइए अकाउंट इन्फो में एक बार आप देख लीजिए, ग्रुप में अल्टर में परचेज अकाउंट, यहां पर मैंने इसे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है, ठीक है। अब आइए लेजर के अंदर अल्टर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यहां पर भी ये मेरा नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए कि उस ऑप्शन का यूज कैसे करना है। अब हम जो एंट्री करेंगे, वो जो पहली एंट्री हमने की थी परचेज वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड में, अब हम उसे वाउचर मोड में करेंगे। तो हमें यहाँ पर सीधा सिंपल आके वाउचर एज वाउचर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, इनवॉइस की डेट आ जाएगी, पार्टी ले लेंगे क्रेडिट में। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे जो हमारी टोटल वैल्यू है पार्टी को जो हमें पे करना है, इतना हमें पे करना था पहले केस में, वही हम डालेंगे, यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगी वो हम डालेंगे। न्यू रेफरेंस करके इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ पर डेबिट में हम परचेज का जो हमारा लेजर है वो लेंगे, हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये विंडो क्यों ओपन होती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया परचेज का लेजर बनाने टाइम, इन्वेंट्री इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये अगर नो रहा तो आपके सामने वो विंडो नहीं आएगी, ये यस रहेगा तभी आएगी। ये विंडो आएगी, यहाँ पर आप अपना आइटम ले लेंगे, जो भी आइटम्स हो ले लेंगे। मैं यहाँ पर सेम आइटम लेता हूँ, सेम रेट से, सेम क्वांटिटी से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो क्यों ओपन हुई? क्योंकि हमने F11 यानी फीचर्स में से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो भी चार्जेस का लेजर बनाया है हमने, वो हम यहाँ पर लेंगे। जैसे मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर है वो मैं यहाँ पर लूंगा। यहाँ पर मैं परसेंटेज वाइज भी बता सकता हूँ कि कितना परसेंट खर्च आया है, या मैं टोटल अमाउंट भी लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पहले केस में मैंने 100 रुपये लिखा था, याद होगा आपको। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको 10,100, देख सकते हैं एक्चुअल आपको 10,100 रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आइटम का रेट यहाँ पर 101 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट में हम करेंगे इनपुट CGST 606 रुपये, यहाँ पर ये मैनुअल डालना होता है इस तरीके से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 10,100, क्लोजिंग स्टॉक 10,100, स्टॉक समरी 101 रुपया रेट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से F11 वाले फीचर का यूज कर सकते हैं वाउचर मोड में। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने सेकंड केस के अंदर, जहां पर रिसिपेंट पे कर रहा है ट्रांसपोर्ट को, और वो चाहता है कि जो भी वो अमाउंट पे कर रहा है परचेज के ऊपर, जो भी एक्सपेंस हुआ है, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में ऐड हो जाए। तो उस केस में एंट्रीज कैसे होगी टैली के अंदर? तो देखिए फ्रेंड्स, इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये एंट्रीज कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इस केस में जो है टैली में आपको प्रॉपर ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं एंट्रीज बताऊंगा ये मैं रजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए बताऊंगा, चाहे वो कंपोजिट डीलर हो, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, यानी जो भी जीएसटी में नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है या कंपोजिट डीलर है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है या जो भी चार्जेस है वो उनके स्टॉक की वैल्यू में ऐड हो जाए, तो उस केस में वो एंट्री कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको सबसे पहली बात ये पता होगी कि जीएसटी के अंदर अगर आप ट्रांसपोर्ट से कोई भी सर्विस लेते हैं, यानी जीटीए से कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आपको आरसीएम के अकॉर्डिंग 5% जीएसटी गवर्नमेंट को देनी होती है, फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति ने ट्रांसपोर्ट को पेमेंट की है, उस केस में वो आरसीएम की मतलब पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आरसीएम की पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है, बाद में उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सप्लायर को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिसिपेंट को रख रहा हूँ कि रिसिपेंट ने जीटीए को पेमेंट की है, और उस केस में वो आरसीएम भी पे करेगा। तो उस केस में वो ये जो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक वैल्यू में आप उसे ऐड भी करना चाहते हैं, जो भी आपने पेमेंट की है ट्रांसपोर्ट को चार्जेस, तो इस केस में आपकी एंट्री कैसे होगी अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं जीएसटी में?
तो फ्रेंड्स मैं अब आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि इस केस में आप लेजर्स कैसे बनाएंगे। हम आएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में आएंगे, अल्टर में जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर दिखाता हूं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके दिखाता हूं कि अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू है। यहां पर चाहे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू रहे या नॉट एप्लीकेबल रहे, इस लेजर से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। इस लेजर में चाहे नॉट एप्लीकेबल भी रहता हमारा ग्रुप तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस लेजर का यूज मैं उस काम के लिए नहीं करूंगा, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर जो मेथड ऑफ अप्रोप्रिएट इन परचेज इनवॉइस का ऑप्शन लेजर में आता है वो भी नॉट एप्लीकेबल है। भले वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस में वो एप्लीकेबल है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस लेजर का मैं यूज ही नहीं करूंगा उस काम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं लेजर बना रहा हूँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, इसके ऊपर आरसीएम लगती है, तो इस लेजर का यूज तो बिल्कुल भी होना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल होगी, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम यस करेंगे। यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस की एचएसएन कोड हो वो आप डाल देंगे नेट से सर्च करके। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि इसी लेजर का यूज हम हर सिचुएशन में करेंगे, चाहे हम रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से सर्विस लें, अनरजिस्टर्ड से लें, इंटर स्टेट लें या इंट्रा स्टेट लें, सब केस में हम इसी ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो लेजर है इसका यूज करेंगे आरसीएम के केस में, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में अगर आपको चार्जेस लग रही है तो उसके लिए अलग से लेजर बना लेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, उसके आगे मार्किंग कर देंगे एफसीएम। अब यहाँ पर इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस होगा, और 5% यहाँ पर जीएसटी का रेट लग जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट का लेजर बनाएंगे, जिस ट्रांसपोर्ट से हमने सर्विस ली है उसका नाम लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्री डाल देंगे, और स्टेट यहाँ पर वो डालनी है जहां पर हमारा माल बुक हुआ है, यानी बुकिंग ऑफिस की जो स्टेट है वो डालनी है। उसी के हिसाब से आईजीएसटी होगी कि सीजीएसटी एसजीएसटी वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मानकर चलिए मेरे सेम स्टेट में ही बुकिंग ऑफिस भी है और जो डिलीवरी ऑफिस है सेम स्टेट में, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो मैंने अपनी स्टेट का यहाँ पर स्टेट डाल दिया है, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्ट का स्टेट है बुकिंग ऑफिस का। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट मानकर चलिए अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड मैंने ले लिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने परचेज का लेजर बनाया है वो मैंने यहाँ पर मल्टीपल लेजर बनाया है। अगर आप जो कॉमन लेजर होता है जैसे परचेज अंडर परचेज अकाउंट, अगर वो भी यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानकर चलिए जो लोग मल्टीपल लेजर यूज करते हैं अलग अलग जीएसटी रेट के, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है। और आप देख सकते हैं लेजर का नाम मैंने रखा है, यहाँ पर नाम गलत हो गया है, परचेज @ 18% मैं कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इंटर इंट्रा नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैं ये जो सर्विस लूंगा या जो भी परचेज करूंगा इंट्रा स्टेट में करूंगा, यानी लोकल स्टेट से करूंगा, इसलिए आगे मैंने कुछ भी लगाया नहीं है, ठीक है। परचेज अकाउंट, ठीक। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि ये मैंने क्या किया है। ये आप देखिए परचेज अकाउंट में नॉट एप्लीकेबल है ग्रुप में। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो है। आप चाहें तो अंदर जाके जीएसटी रेट डिफाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। टैली ऑटोमेटिक आइटम के हिसाब से टैक्स लगा देती है, तो नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जो परचेज का लेजर बनाएंगे वहां पर जीएसटी की डिटेल्स तब डालनी है जब मल्टीपल परचेज का लेजर बनाना है। जैसे जीएसटी रेट वाइज अगर परचेज का लेजर बनाना है तो ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाकर जीएसटी की डिटेल डालेंगे, अदरवाइज अगर कॉमन लेजर है तो उस केस में ये नो रहने वाला है हर केस में। फ्रेंड्स हमें टैली में एक लेजर और बनाना होगा इस केस में, जैसे कि मैंने बना रखा है एडिशनल चार्ज के नाम से। आप चाहें तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक लेजर और बनाना होगा जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि परचेज के टाइम जो भी एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आप चाहें तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रख सकते हैं या परचेज ग्रुप में रख सकते हैं। यहां पर परचेज ग्रुप में भी ये नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये इनवॉइस के अंदर ऐड नहीं है एक्सपेंसेस, ये मैं खुद से पे कर रहा हूं। बात समझिए, ये मैं खुद से पे कर रहा हूं, ये इनवॉइस के अंदर ऐड नहीं है, मेरे सप्लायर ने ऐड करके नहीं दिया है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक आपको लेजर और बनाना होगा इस केस में टैली में। नाम कुछ भी रह सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब आप ये लेजर बनाएंगे तो इस केस में आपके पास टैली में जो दो हमारे ऑप्शंस होते हैं, एक ग्रुप वाला एक लेजर वाला, जो ये मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस का जो ये ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप में भी होता है लेजर में भी होता है। तो जब आप इस तरीके का लेजर बनाएंगे तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, इस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखिए ये जो लेजर है हमने क्यों बनाया है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। जैसे कि मैंने बोला ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो लेजर है उसके ऊपर आरसीएम लगती है जीएसटी में। मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर जीएसटी में आरसीएम लगती है। तो जब मैंने जो वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो लेजर बनाया उसमें मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल किया, आरसीएम के लिए वहां पर इज आरसीएम एप्लीकेबल उसे यस किया, और वहां पर 5% जीएसटी रेट भी लगा दी। तो आपको पता होगा जब भी हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे स्टॉक वैल्यू में ऐड हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें परचेज वॉचर में जाके एंट्री करनी होती है, और उसी एंट्री को करते टाइम परचेज वॉचर के अंदर ही हमें वो जो कॉस्ट लगी है, जो भी कॉस्ट लगी है उस परचेज को करते टाइम, वो हमें वहां पर लेजर चूज करना होता है कि ये लेजर हम चूज करें, हमें इस तरीके की एक्सपेंस लगी है और इतनी अमाउंट लगी है। तो अगर आप ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर जो हमने बनाया है जिसके ऊपर आरसीएम लग रही है, अगर आप वो लेजर लेंगे परचेज की एंट्री करते टाइम कि भैया मैंने ये परचेज किया 1 लाख रुपए का माल और जीटीए से मैंने खुद सर्विस ली है, खुद पेमेंट की है, तो उस केस में मैं ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर ऐड कर रहा हूं परचेज वॉचर में। तो उस केस में अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे तो वहां पर एक मैसेज आएगा, एक एरर आएगा कि आपको रिवर्स चार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। एक दूसरी बात, जब आप जीएसटीआर 2 में जाकर देखेंगे तो वो जो एंट्री है आपकी नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न वाले ऑप्शन में चली जाएगी, यानी जो सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मतलब एक तरीके से आपकी एरर वाली वो एंट्री हो गई, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर है इसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, आपने डिफाइन कर रखा है लेजर में कि आरसीएम लग रहा है, तो इस लेजर का यूज आप परचेज वॉचर में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक अलग से लेजर बनाते हैं इस केस में जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। सिर्फ हम इस पर्पज से इस लेजर को बनाते हैं जो मैंने अभी स्क्रीन पर बना रखा है, ताकि मैं जो मेरी कॉस्ट जो आई है उस परचेज को करने के दौरान उस कॉस्ट को मैं स्टॉक की वैल्यू में ऐड कर सकूं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जो आप लेजर बनाएंगे इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। चाहे तो आप लेजर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन परचेज इनवॉइस, या आप ग्रुप वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस केस में जीएसटी लगती ही नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे स्टेचुरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है इस जीएसटी एप्लीकेबल, ये हमारी नॉट एप्लीकेबल रहेगी। और इस केस में हमें वो जो एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन वाली जो ऑप्शन आता है नॉट एप्लीकेबल करने के बाद, उस ऑप्शन का भी यूज नहीं करना है। तो इस केस में आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक इस लेजर के लिए ही अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो उस केस में सिर्फ आप लेजर जब बनाएंगे उस समय F12 कॉन्फ़िग में जाकर उस ऑप्शन को यस करेंगे जो मैंने पहले भी आपको बताया, नीचे में रहता है, सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन रहता है अलाउ मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसे यस कर देंगे। आपके पास लेजर में ये ऑप्शन आ जाएगा और इसे यहाँ पर एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या क्वांटिटी जैसा आपको सही लगे आप उसके अनुसार चूज कर सकते हैं। और मैंने बता दिया कि एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ही ज्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारा मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसे इनेबल कर दूं और यहां पर इसे डिसेबल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी चीजें सेम रहेगी, एंट्री सेम होने वाली है। मैं ग्रुप में उसे इनेबल करूं या लेजर में इनेबल करूं, ग्रुप में खाली इनेबल करने से क्या होगा कि जो भी इस ग्रुप के अंदर लेजर आएंगे सारे लेजर के ऊपर ये वाली जो फीचर है एक्टिवेट हो जाएगी। तो कई लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग लेजर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जब हमारे पास लेजर में वो ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्यों ग्रुप में यस करें, हम यहाँ पर लेजर में ही यस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम एंट्री को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मानिए इनवॉइस नंबर 1 है, 1 अप्रैल को माल परचेज किया है, एचएमएम इंटरप्राइजेस से माल परचेज किया। ठीक है, यहाँ पर परचेज एट द रेट 18% है। ठीक है, आइटम मेरा यहाँ पर मैं कोई भी ले लेता हूं, जैसे टीवी मैंने परचेज किया है 10 पीस 10,000 रुपए के रेट से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, जो हमारा जीएसटी है इनपुट आई जीएसटी 18% वो मैं लगा देता हूं। अब यहां पर हमें लेजर चूज करना है, जो भी हमें ट्रांसपोर्ट की चार्जेस लगी है इस माल को मंगाने के दौरान, या जो भी चार्जेस लगी है, मानकर चलिए इसने पैकिंग चार्जेस लिया लेकिन बिल में ऐड नहीं किया है, मुझसे अलग से ले लिया है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। लेकिन जबकि जीएसटी में ऐसा रूल नहीं है कि आप अगर पैकिंग चार्जेस वगैरह लेना चाहते हैं अपने रिसिपेंट से तो आपको वो बिल में ऐड करना है, आप अलग से नहीं ले सकते। और अगर अलग से लिए तो फिर आप उसे यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखा सकते हैं कि उसने लिए, क्योंकि फिर वो कच्चे की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया। यहां पर अब आपको क्या लेना है, एडिशनल चार्जेस वाला लेजर ले लेना है जो मैंने बनाया था। मानकर चलिए इस माल को मंगाने के दौरान आपको 2,000 रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, वो ले लिया मैंने, नो कर देंगे हम इसे। यहाँ पर ई वे बिल के लिए बोल रहा है, इससे अभी हम फिलहाल नो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए
1,20,000 रुपए आपकी जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वो बनी है। जबकि मुझे ये जो मेरा सप्लायर है जिसने मुझे ये माल दिया है, मुझे इसे पे करना है 1,18,000 रुपए। सिर्फ ये जो एडिशनल कॉस्ट है मैंने जो ऐड की है 2,000 रुपए, जिसके कारण इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो इसे हम यहाँ पर तो फिलहाल एक्सेप्ट कर देंगे। बाद में हम इस 2,000 को इस अमाउंट से लेस करेंगे, ताकि जब हम अपना बैलेंस शीट में जाकर अपने सप्लायर की जो लेजर देखें तो वहां पर हमें रिफ्लेक्ट हो कि 1,18,000 रुपए ही आपको पे करना है, वहां पर 1,20,000 रिफ्लेक्ट नहीं हो। तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जर्नल वॉचर में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप इस तरीके की एंट्री करते हैं टैली में, तो जो टैली में ऑप्शन मिलता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का, उसे आपको यस कर लेना चाहिए। उसके बाद ये सारी एंट्री करनी चाहिए। अगर आप नो करके भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप उसे फिर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। मतलब जब एंट्री के लिए आप जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इस एंट्री के लिए, तो वहां पर उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी एंट्रीज तो सेम होने वाली है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करके चलें। तो वो कैसे करना होता है, आपको F11 यानी फीचर्स में आना है, अकाउंटिंग फीचर्स में आना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यहां से यस कर देना है और एक्सेप्ट कर लेना है इस विंडो को। उसके बाद जो भी क्रेडिटर या डेटर के लेजर बनेंगे उसमें आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस कर देना है, जैसा आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद परचेज वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको F12 कॉन्फ़िग में आना है और यहां पर यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन इसे नो कर देना है, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए जब आप एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये हो गई बिल वाइज डिटेल्स की विंडो ओपन। यहाँ पर न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ पर चाहें तो आप अपने मन से कोई नंबर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो परचेज का नंबर होता है, जो सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है वो आ जाता है। जो भी आपकी सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डालते हैं वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1,18,000 रुपए डालेंगे, क्योंकि जो सप्लायर की इनवॉइस की वैल्यू है वो तो 1,18,000 रुपए। 2,000 तो आपने सिर्फ एडिशनल कॉस्ट वहां पर ऐड की है, ताकि आपकी जो एडिशनल कॉस्ट आई है वो आपकी स्टॉक वैल्यू में ऐड हो सके। वो अगर आप परचेज की वाउचर की एंट्री करते वक्त नहीं दिखाएंगे तो वो कभी भी ऐड नहीं हो पाएगी आपकी स्टॉक आइटम में, ठीक है। इसलिए हमें उसे करना पड़ता है। अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस, यहाँ पर आप दे सकते हैं अपने मन से एडिशनल -01, ताकि आप ट्रैक कर सकें। ये आप लिख देंगे और 2,000 रुपए इस तरीके से अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आइए स्टॉक समरी में। यहां पर देखिए आपकी जो वैल्यू हो गई है, आपने परचेस किया था 10,000 में और 2,000 रुपए टोटल खर्चा आया था। तो 10 से डिवाइड करके पता चला आपको, या वैल्यू से डिवाइड करके आपको पता चला कि आपकी रेट हो गई है 10,200 रुपए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर स्टॉक समरी में ऐड हो गई है वो वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, आपका क्लोजिंग स्टॉक में भी वैल्यू ऐड हो चुकी है, परचेज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें उस वैल्यू को दो जगह से रिमूव करना है। एक परचेज से रिमूव करना है, क्योंकि वो परचेज का तो पार्ट है ही नहीं, परचेज से रिमूव करना है। और एक बैलेंस शीट में आना है। बैलेंस शीट में आकर हमें यहाँ पर जो हमारा क्रेडिटर है उसकी वैल्यू हमें 1,18,000 रुपए करनी है। और यहाँ पर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो तो सेम है 18,000, उसके लिए कोई सोचना नहीं है। आइए एक बार हम आ जाते हैं डिस्प्ले में, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, GSTR 2 में। यहाँ पर देखिए हमारी टैक्सेबल वैल्यू ठीक आ रही है, 1,00,000 रुपए और 18,000 रुपए टैक्स आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक एंट्री और करनी है ट्रांसपोर्ट चार्जेस की। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमें पे करना है हमारे ट्रांसपोर्टर को, तो उसकी एंट्री आपको पता ही है। 3 वाउचर में से किसी में भी कर सकते हैं। अगर हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप परचेज वाउचर में करें, इसलिए मैं परचेज वाउचर में ही करके दिखा रहा हूं। उसकी एंट्री एज इट रहेगी जैसे की जाती है। आपको परचेज वाउचर में आना है, अल्ट के साथ आई प्रेस करना है या अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अगर कोई बिल्टी नंबर वगैरह है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे उस मतलब ऑप्शन को। उसके बाद डेट डाल देंगे, जिस डेट को भी बिल्टी बनी थी वो डेट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी डेट डालनी है, इस जगह पे जिस डेट को आपको सर्विस रिसीव हो गई है, जिस डेट को माल मिल गया वो डेट यहाँ डालेंगे। यहाँ पर जो बिल्टी पर डेट है वो डाल देंगे जिस डेट को बुकिंग हुआ था माल। यहाँ पर बिल्टी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम लेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टर हो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर लेंगे जो आपने बनाया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देनी है, जो भी अमाउंट आप ट्रांसपोर्ट को पे करने वाले हैं वही अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको
कि जब आप परचेस की एंट्री करेंगे वहां पर जो एडिशनल चार्जेस का आप लेजर लेंगे वहां पर अमाउंट यही वाली आएगी। जो अमाउंट आपको ट्रांसपोर्टर को पे करनी है वही अमाउंट वहां पर भी आप डालेंगे, इसीलिए मैंने वहां पर भी 2,000 रुपए डाली थी। ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे अनलोडिंग का भी हम लोग को पैसा देना होता है, ठेला भाड़ा भी देना होता है, तो वो सब भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उस केस में मैं बता दूं कि वैसा भी आप कर सकते हैं। 2,000 तो ये हो गया, बाकी जो भी आपको अनलोडिंग वगैरह लगी है वो सारी एक साथ ऐड करके उसके बाद वो आप वहां पर दिखा देंगे। परचेज की जब आप एंट्री करेंगे वहां पर एडिशनल चार्जेस में सारी चार्जेस जोड़कर एक साथ दिखा देंगे। तो उस केस में क्या है, जैसे मानकर चलिए ये एंट्री तो हमारी हो गई, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज हो जाएगा टैक्स एप्लीकेबल। यहाँ पर देखिए टैक्स एनालिसिस में यहाँ पर 100 रुपए रिवर्स चार्ज में आएगा। इसकी एंट्री तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि रिवर्स चार्ज की एंट्रीज कैसे की जाती है जीटीए के केस में। इसके ऊपर मेरी कई सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है अलग अलग सिचुएशन में। तो मैं वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि जीटीए की एंट्री करते वक्त आप रिवर्स चार्ज को कैसे इंक्रीज करेंगे टैली में और उसके बाद फिर आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि आपको ये एंट्री भी करनी होती है। ठीक है। अब मानकर चलिए कोई वेजेस वगैरह है या अनलोडिंग चार्जेस वगैरह है वो आप पे कर रहे हैं, तो वो तो आप फिर एंट्री भी करेंगे क्योंकि आपने कैश या काइंड किसी में पे तो किया ही होगा। आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जैसे मानकर चलिए मैंने वेजेस का बनाया तो नहीं है फिर भी बना देता हूँ। वेजेस इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस, और इस केस में ये लेजर आप वहां पर ले सकते हैं। अगर मानकर चलिए आप इसमें अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर देते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, तो आप चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर 100 रुपए मानकर चलिए आपने वेजेस दिया है कैश में, और हम इसे भी ऐड कर देते हैं। मेरे पास कैश है नहीं, निगेटिव आ रहा है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए एंट्री में, हम यहाँ पर वेजेस भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। चाहे तो हम एडिशनल चार्जेस में भी कर सकते हैं, चाहे तो हम अलग से वेजेस को भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अलग अलग डिफाइन कर देंगे बिल वाइज डिटेल्स में जैसा आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट को भी पेमेंट कर देते हैं एक बार, पेमेंट तो हमें उसे भी करनी है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2,000 रुपये। ठीक है। मानकर चलिए कैश में ही करना है तो कैश में ही कर देते हैं। कैश निगेटिव आएगा कोई बात नहीं, वो मेरा है नहीं बैलेंस कैश का। ठीक है, हो गया। अब आइए, अब हमें कौन सी एंट्री करनी है। अब हमें सबसे पहले जर्नल वॉचर में एक एंट्री करनी है सेम डेट को, और यहाँ पर हम रेफरेंस में इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं कि किस इनवॉइस के लिए हम ये एंट्री कर रहे हैं, उसकी डेट भी डाल सकते हैं ताकि हमें याद रहे। और ये अगर रेफरेंस नंबर या डेट वगैरह नहीं आया आपके जर्नल वॉचर में तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर इसे इनेबल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन रहता है यूज रेफरेंस नंबर इन जर्नल्स, इसे यस करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डेबिट में क्या करना है, पार्टी का नाम ले लेना है जिससे माल मंगवाया था। उसके बाद यहाँ पर जो एडिशनल चार्जेस आपने ऐड की थी एंट्री टाइम, जैसे 2100 टोटल ऐड किया था, उसे यहाँ पर टाइप कर देना है अमाउंट को। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में आना है। यहाँ पर देखिए जो आपने वहां पर बिल वाइज डिटेल्स में अलग अलग से डिफाइन किया था उसे आप यहाँ पर चूज करते जाइएगा। देखिए इस तरीके से आपने चूज कर लिया कि आप इस बैलेंस को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं टैली को, या कभी भी आप फ्यूचर में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस मैंने यहाँ से रिमूव किया था। ठीक है। अब यहाँ पर एडिशनल चार्जेस 2,000 रुपये क्रेडिट होगा, और फिर हमारा क्रेडिट होगा वेजेस 100 रुपये। इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक, आप चलकर देख लीजिए एक बार पीएनडल में। पीएनडल में आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 1,02,100 रुपये, परचेज आपको दिख रहा है 1,02,100 रुपये। ठीक है। अब हमें 2,100 रुपये इस परचेज से भी निकालना है। बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस ठीक है 18,000 रुपये। क्रेडिटर हमारा 1,18,000 रुपये हो गया, जितना उसे पे करना था उतना हो गया। अब हमें उसे वहां से हटाना है, और ट्रांसपोर्ट को भी हमने पेमेंट कर दी। बस वो जो आरसीएम की एंट्री है जो हमें लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, फिर आईटीसी क्लेम करनी है और आरसीएम की पेमेंट करनी है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस एंट्री में। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर समझ सकते हो, और मैं होप भी कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता भी होंगी। ठीक है। अब आइए हमें एंट्री कौन सी करनी है, हमें जर्नल वॉचर में एक और एंट्री करनी है। यहाँ पर हमें फिर से इनवॉइस नंबर डालना है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं।
उसकी डेट डाल देनी है। अब यहाँ पर हम परचेज से उस अमाउंट को रिमूव करेंगे जो हमारा एडिशनल चार्जेस है या वेजेस है। अब हमारी जो एंट्री होगी, यहाँ पर डेबिट होगा एडिशनल चार्जेस अमाउंट 2000, वेजेस होगा जो वेजेस इनका लेजर था अमाउंट 100 रुपए, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद क्रेडिट होगा हमारा परचेज का लेजर। और परचेज का लेजर ये याद रखिएगा, अगर कॉमन लेजर आपने लिया था एंट्री टाइम यानी परचेज के एंट्री टाइम अगर आपने कॉमन लेजर लिया था तो यहाँ पर भी कॉमन लेजर लेंगे, अगर आपने वहां मल्टीपल लेजर लिया था तो यहाँ पर भी मल्टीपल लेजर ही लेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, इसमें कुछ चूज नहीं करना है, सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपए का परचेज है आपका टोटल। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है 1,02,100 का। और डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका यहाँ पर 2,000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वेजेस इन है आपका 100 रुपए। आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। बैलेंस शीट में आइए, यहाँ पर देखिए आपका ये बैलेंस ऐसे ही है। ठीक है। एक बार आप चल के देख लीजिए स्टेचू रिपोर्ट जीएसटी जीएसटी 2 में, यहाँ पर भी ठीक है। आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपए आपको आ रहा है। और ये क्या आ रहा है आप ये भी एक बार देख लीजिए, ये जो ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए मुझे आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स देनी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारी एंट्री करनी है। मैंने अलग अलग सिचुएशन में आपको एंट्रीज करके दिखा दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर इस तरीके की एंट्री करता है तो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर है वो परचेज के टाइम नहीं यूज कर सकता, इसीलिए मैंने एक एडिशनल चार्जेस नाम से लेजर बनाया था। ठीक है। लेकिन अगर यही सारी एंट्री एक अनरजिस्टर्ड पर्सन करता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वो सर्विस लेता है तो वहां पर आरसीएम नहीं लगता है, वहां पर वो एग्जाम्प्ट रहता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। तो उस केस में वो पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर बनाता है तो वो परचेज के टाइम उस लेजर को ही यूज कर सकता है। बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी लेकिन वो उसके लिए एडिशनल चार्जेस का लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड एंट्री दिखाने वाला हूं सेकंड केस की। पहली एंट्री मैंने आपको आइटम इनवॉइस मोड में दिखाई, अब मैं आपको वाउचर मोड में दिखाने जा रहा हूं वही एंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले केस में भी आपको बताया था कि अगर आप वाउचर मोड में एंट्री करते हैं तो आपको F11 यानी फीचर्स में जाकर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करना है। और उसके बाद आप चाहें तो जो आपने लेजर बनाया है, जो भी एक्सपेंसेस के लेजर है, उसमें अगर आपने ग्रुप में या लेजर में कहीं पर भी अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू चूज किया हुआ है तो उसे आप चाहें तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अगर आपका वो एप्लीकेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर F11 का जो फीचर है वो वर्क करने वाला है वाउचर मोड में। ठीक है। यहाँ पर एंट्री सेम होगी जैसे पहले केस में थी, पार्टी ले लेंगे क्रेडिट में, उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट डालेंगे वो टोटल अमाउंट डालेंगे, यानी टोटल अमाउंट का मतलब कि इनवॉइस की वैल्यू तो होगी, साथ में जो भी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो भी यहाँ पर जोड़ देंगे पार्टी में। उसके बाद डेबिट करेंगे, ये न्यू रेफरेंस के लिए आ रहा है बिल वाइज डिटेल के लिए, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, तो जैसे आइटम इनवॉइस मोड में हमने बायफर्केट किया था अलग अलग, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने फिलहाल न्यू रेफरेंस में ही पूरा अमाउंट ले लिया है, जो कि मैंने बोला था कि अगर आप ले भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद डेबिट करेंगे परचेज के लेजर को, जो भी लेजर हो आपका। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, वो इसलिए अभी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है। ठीक है। जो विंडो हमेशा ओपन होती है जिसमें हम आइटम डालते हैं, उस विंडो में जाकर आपको अपना आइटम डालना है, क्वांटिटी डालनी है, रेट डालनी है और वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यानी ये विंडो आएगी एडिशनल कॉस्ट डिटेल की। यहाँ पर वेजेस 100 रुपए लगे हैं तो वो डाल दी, एडिशनल कॉस्ट 2,000 लगी है तो वो डाल दी। उसके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपकी जो परचेज की वैल्यू 1,02,100 हो गई है, और उसके बाद टैक्सेस लगा दिए और इसे सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये मेरी एंट्री हुई है सिर्फ वाउचर मोड में हुई है। पहली एंट्री मेरी इनवॉइस मोड में हुई थी, ये एंट्री वाउचर मोड में हुई है। जो इफेक्ट है दोनों एंट्री का सेम होने वाला है। इसके बाद जो हमारी रेस्ट एंट्री बचती है, जो कि मैंने सेकंड केस में जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे ट्रांसपोर्ट को पेमेंट करने की, ट्रांसपोर्ट की परचेज वाउचर में एंट्री करने की, या वेजेस की पेमेंट वाउचर में एंट्री करने की, या 2 एडजस्टमेंट एंट्री करने की, वो सारी एंट्री इस केस में भी होगी। सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या है कि आपने पहले केस में क्या किया, इनवॉइस मोड में एंट्री की, दूसरे केस में क्या किया, वाउचर मोड में एंट्री की। पहले केस में आपने चाहे ग्रुप या लेजर वाले ऑप्शन का यूज किया, और सेकंड ये जो केस है इसमें आपने फीचर वाले ऑप्शन का यूज किया, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।